काफी समय से डीप फेक के बारे में सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही थी, पर कभी सीरियसली लिया ही नहीं। अभी कुछ समय से उसने तहलका ही मचा दिया है। डीप फेक एक एडवांस मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है। इससे किसी भी व्यक्ति की ऐसी इमेज या वीडियो बनाई जा सकती है जो काम उसने कभी किया ही ना हो। इस टेक्नोलॉजी का यूज पहले इमेज को क्लियर या और बेहतर बनाने के लिए किया जाता था, लेकिन अब इस टेक्नोलॉजी का यूज सिंथेटिक ह्यूमन बीइंग बनाने में भी यूज किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये और बेहतर हो गया है। अब ये बता पाना अब नामुमकिन सा होता जा रहा है कि ओरिजिनल वीडियो कौन सी होती है और मशीन क्रिएटेड कौन सी। इस टेक्नोलॉजी का यूज अगर किसी गलत काम के लिए किया जाए तो रियल वर्ल्ड के व्यक्ति से ज्यादा खतरनाक वर्चुअल वर्ल्ड का व्यक्ति हो सकता है। एक बहुत पुरानी कहावत है ना, सीइंग इज बिलीविंग। लेकिन अब इस डीप फेक और फेक न्यूज के दौर में यह बता पाना मुश्किल हो गया है कि कौन सी न्यूज ओरिजिनल है और कौन सी फर्जी। आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। इस टेक्नोलॉजी को यूज करके कौन से मेन क्राइम किए जाते हैं और इंडिया में इससे रिलेटेड क्या लॉज है, आइए जानते हैं। नमस्ते, मेरा नाम प्रणय भगत, साइबर लॉ एंथुसियास्ट, टेक्नो लीगल एडवाइजर और लॉ स्टूडेंट। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। और यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक का डिस्कशन। सोशल मीडिया के इस दौर में कम्युनिकेशन काफी बदल गया है। हमें ज्यादातर न्यूज या दूसरी कोई इंफॉर्मेशन अननोन सोर्स से मिलती है और वो अनवेरिफाइड होती है। यदि वास्तव में किसी एजेंडा के साथ ऐसा किया जाए तो उसे इतना ज्यादा सनसनीखेज बना दिया जाता है कि वो उस पर हमारा ध्यान चला ही जाता है और उसकी फैलने की फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो हमें बार बार दिखाई देने लगता है और उसे हम सच मानने लगते हैं। पहले इस टेक्नोलॉजी का यूज फोटोज के साथ छेड़छाड़ करके किया जाता था। किसी फोटो के पीछे का बैकग्राउंड रिमूव करके उसे कहीं और ही वादियों में दिखा दिया जाता था। फिर फोटो मॉर्फिंग की जाने लगी, किसी और के फोटो पर किसी और का चेहरा लगा दिया जाता था। लेकिन इस डीप लर्निंग के दौर में किसी भी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज, लिप सिंकिंग, मूवमेंट को एल्गोरिथम रिकॉर्ड कर लेती है और उसकी फेक इमेज या वीडियो बना देती है। इसे जनरेटेड एडवर्सरियल नेटवर्क भी कहा जाता है। इस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज किसी व्यक्ति की छवि को खराब करने, वोटर्स को इन्फ्लुएंस या मिसलीड करने या सामाजिक तनाव फैलाने के लिए किया जाता है। हमारी कंट्री में भी पॉलिटिकल अनरेस्ट फैलाने या इलेक्शन को इन्फ्लुएंस या मिसलीड करने के लिए किया जाता है। आइए जानते हैं कि इसमें कौन कौन से मेन क्राइम होते हैं। इंटरनेट पर जितना भी डीप फेक का यूज हो रहा है उसमें से 90% नॉन कंसेंसुअल पोर्नोग्राफी के लिए हो रहा है। महिलाओं की रेपुटेशन को हर्ट करना, उनके इमोशन पर अटैक करने के लिए इस टेक्नोलॉजी को सबसे आसान टूल माना जा रहा है। महिलाओं को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करना, उनसे पैसे हड़पने के लिए इस टेक्नोलॉजी का मिसयूज किया जा रहा है। इस तरीके के काम के लिए व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर कई ऐसे ग्रुप बने हैं जो कि पोर्नोग्राफिक इमेज और वीडियोस को वायरल करते हैं। इस तरह की पोर्नोग्राफिक इमेज और वीडियो अगर इंटरनेट पर फ्लोट हो जाती है तो उसे रोक पाना काफी मुश्किल होता है और उससे ज्यादा मुश्किल उसके आईपी एड्रेस से ओरिजिनेटर का पता लगाना। इन्हीं बातों का फायदा उठाकर सोशल मीडिया पर पोर्नोग्राफिक इमेज और वीडियोस की दिनों दिन संख्या बढ़ती ही जा रही है। अगर कोई महिला सोशल मीडिया पर एक्टिव है तो वो इस अपराध का पोटेंशियल टारगेट हो सकती है।
इस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज रिवेंज पॉर्न, डराने धमकाने या ब्लैकमेल के लिए किया जा सकता है। गूगल ने भी इनवॉलेंट्री सिंथेटिक पोर्नोग्राफिक इमेजरी को अपनी बैन लिस्ट में डाला है, मगर इतने भर से काम नहीं बनेगा। फोटो से ज्यादा वीडियो को ऑथेंटिक माना जाता था, लेकिन इस डीप लर्निंग के दौर में यह केवल एक मिथ बनकर रह गया है। डीप फेक की मदद से किसी व्यक्ति या ब्रांड की रेपुटेशन को खराब किया जा सकता है। ऐसे करने वाले अपराधी फेक आईडीज का यूज करते हैं ताकि उन्हें ट्रैक ना किया जा सके। आप मानोगे नहीं, कई बार इन्वेस्टिगेशंस को बीच में ही ड्रॉप करना पड़ जाता है क्योंकि प्रॉपर एविडेंस नहीं मिल पाते हैं। और काफी बार तो ऐसा भी हुआ है कि अपराधी तक पहुंचने में इतना ज्यादा समय लग चुका होता है कि यहाँ काफी सारा नुकसान हो गया होता है। किसी भी प्रोडक्ट को पॉइजनस और हजार्डियस बताने वाली वीडियो ब्रांड की इमेज को खराब कर सकती है। ऐसा नॉर्मली राइवल कंपनी करवाती है। किसी भी इंडिविजुअल के साथ ऐसा किया जाता है तो उसकी सोशल और पॉलिटिकल रेपुटेशन खराब करने, पैसे हड़पने, इंफॉर्मेशन निकलवाने या डरा धमका कर कोई काम करवाने के लिए किया जाता है। इस तरीके के क्राइम करने वाले व्यक्तियों का इंटरनेशनल लेवल पर भी कनेक्शन होता है। अभी हाल ही में हुए G7 समिट में सारी बड़ी कंट्रियों का एक कॉमन कंसर्न ये टॉपिक भी था। आजकल कई आतंकवादी संगठन इस डीप फेक टेक्नोलॉजी का भी यूज कर रहे हैं। किसी राजनेता या धर्म गुरु का फेक वीडियो बनाकर सामाजिक तनाव फैला देते हैं। यह देखा गया है कि सही न्यूज से ज्यादा जल्दी फेक न्यूज फैलती है। दो समुदायों को लड़वा सकते हैं, किसी समाज को सरकार के विरुद्ध खड़ा करवाकर दंगे करवा सकते हैं और उन दंगों का फायदा उठाकर ये अपना एजेंडा पूरा कर लेते हैं। अब डीप फेक के लिए हमारे इंडिया में कोई डायरेक्ट लॉ तो नहीं, लेकिन उससे होने वाले क्राइम के लिए हम दूसरे लॉज की मदद ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट माना। 2017 में जस्टिस के.एस. पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाइफ को डिग्निटी से जीने के लिए प्राइवेसी का होना जरूरी है। इसलिए राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का एक पार्ट माना। राइट टू प्राइवेसी में इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी भी कवर हो जाती है। इसमें किसी भी व्यक्ति की कंसेंट के बिना उसकी फोटो या वीडियो आप यूज नहीं कर सकते हैं, शेयर नहीं कर सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो उसके फंडामेंटल राइट का ब्रीच होता है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसे आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 66E में 3 साल तक की जेल और 2 लाख रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 में प्राइवेसी ब्रीच और डाटा लीकेज की डेफिनेशन को काफी अच्छे से बताया गया है। किसी भी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज कर किसी डिजिटल डाटा से कोई ऑफेंस होता है तो वो आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 67 के अंडर कवर किया जाता है। यदि इंटरनेट पर कोई ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट जैसे टेक्स्ट मैसेज, मीडिया फाइल, डॉक्यूमेंट अपलोड या ट्रांसमिट होता है तो उसे सेक्शन 67A के अंडर पनिशेबल माना जाएगा। यदि किसी माइनर की सेक्सुअल एक्सप्लिसिट इमेज या वीडियो को शेयर करते हैं, अपलोड करते हैं या सेव करते हैं तो उसे आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 67B में कवर किया गया है। यदि डीप फेक का यूज करके किसी व्यक्ति की डिजिटल सिग्नेचर
यूनिक आईडी या पासवर्ड को पब्लिश कर दिया जाता है तो उसे आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 67C में बताया गया है। यदि किसी दूसरे नाम से आईडी बनाकर उसका यूज करता है कोई व्यक्ति तो उसे सेक्शन 67D में बताया गया है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी कंटेंट को इंटरमीडिएरी से हटा सकती है। वह ऐसा तभी करती है जब लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट के लिए वो करना जरूरी होता है। अब कोई कंटेंट हमारी नेशनल सॉवरेनिटी को हर्ट करता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस कंटेंट को बैन कर सकती है। डिफेमेशन एक पनिशेबल ऑफेंस है। राइट टू रेपुटेशन को फंडामेंटल राइट माना। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का वो एक इनहेरेंट पार्ट है। डिफेमेशन में सिविल और क्रिमिनल दोनों सूट फाइल कर सकते हैं। इसे आईपीसी के सेक्शन 499 में कवर किया गया है। अगर क्रिमिनल केस में क्राइम एस्टेब्लिश हो जाता है तो विक्टिम को कंपनसेशन भी मिल सकता है। साइबर डिफेमेशन पहले आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 66A में कवर किया जाता था। इसमें किसी भी व्यक्ति के लिए इंटरनेट पर कोई ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट या हर्टफुल मैसेज अपलोड करते थे तो वो इस सेक्शन के अंडर कवर किया जाता था। लेकिन श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को हटा दिया। अब साइबर डिफेमेशन आईपीसी के सेक्शन 499 में कवर किया जाता है। किसी भी व्यक्ति की डीप फेक की मदद से इमेज या वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर इंटेंशनली उसे हर्ट करते हैं तो उसे फॉर्जरी कहा जाता है। वह आईपीसी के सेक्शन 468 में कवर किया गया है। यदि ऐसी कोई डीप फेक से वीडियो बनाई जाए जिससे गवर्नमेंट के विरुद्ध पब्लिक को उकसाया जाए या भड़काया जाए उसे सिडिशन कहा जाता है। इसे आईपीसी के सेक्शन 124 में कवर किया है। यदि किसी व्यक्ति की डीप फेक की मदद से वीडियो या फोटो बनाई जाए जिससे उसकी प्रॉपर्टी या रेपुटेशन को डैमेज किया जाए तो उसे क्रिमिनल इंटिमिडेशन कहा जाता है। इसे आईपीसी के सेक्शन 506 में कवर किया है। किसी भी डीप फेक की वीडियो बनाने के लिए यदि कोई कॉपीराइटेड कंटेंट यूज होता है तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। कॉपीराइट एक्ट 1957 के सेक्शन 14 में इसे इम्प्रिजनमेंट और फाइन का प्रोविजन दिया है। किसी भी कंटेंट को कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है। अमरनाथ सहगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑथर का एक मॉरल राइट होता है उसके कंटेंट के ऊपर और यदि उसका कॉपीराइट इन्फ्रिंज होता है तो वो डैमेज क्लेम करने का अधिकारी होता है। जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है उस स्पीड से किसी भी गवर्नमेंट के लिए मुश्किल होगा कि नए लॉ बनाए या एग्जिस्टिंग लॉ को अमेंड करे। लेकिन बहुत कुछ किया जा सकता है डीप फेक के मैलिशियस यूज को कंट्रोल करने के लिए। गवर्नमेंट एजेंसीज अपॉइंट करे जो कि सोशल मीडिया पर नजर रखे, किसी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से या ब्लॉकचेन की मदद से आइडेंटिफाई करे और उसे बैन करे। यदि कोई सिटीजन भी किसी कंटेंट को रिपोर्ट करता है तो उसे चेक करे और हटा दे। अब एक रेस्पॉन्सिबल इंडियन सिटीजन होने के नाते हमारी भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी कंटेंट को पोस्ट करने या शेयर करने से पहले उसकी ऑथेंटिसिटी को डबल चेक कर लें। गवर्नमेंट के किसी एक्शन को क्रिटिसाइज करना गलत बात नहीं है, वो हमें आर्टिकल 19 में फंडामेंटल राइट दिया ही गया है, राइट टू पीसफुल डिसेंट।
लेकिन डीप फेक की मदद से ऐसा वीडियो बनाया जाए जो कि ऐसी भावना स्प्रेड करे जिससे लॉ एंड ऑर्डर का इशू खड़ा हो जाए, तो उसे जस्टिफाई नहीं किया जाना चाहिए। आर्टिकल 19 में हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया है, लेकिन हमें हमारी राइट्स की लिमिट वहीं तक रखनी चाहिए जहां दूसरे की राइट टू प्राइवेसी को एनक्रोच ना हो। अब आप अपना ओपिनियन मुझे बताइए कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और राइट टू प्राइवेसी को कैसे बैलेंस किया जाना चाहिए। कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताएं। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और रेगुलर इंटरेस्टिंग जानकारी जानने के लिए हमारे सोशल मीडिया से जुड़े रहें। उसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। धन्यवाद।